आज के इस सेशन में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं थियोरेटिकल पार्ट एनपीओ का। एनपीओ आपके एग्जाम में 12 मार्क का एक कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और 4 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो टोटल इस टॉपिक का वेटेज है 16 मार्क। अच्छा, एनपीओ और फाइनल काउंट ऑलमोस्ट सिमिलर है। क्या है? सिमिलर। एनपीओ मतलब क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका एम पैसा कमाना नहीं होता है, जिसका एम होता है सर्विस देना, लोगों की सेवाएं करना, पैसा कमाना नहीं। तो उसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पे मिलेगा, ऑब्जेक्टिव हम लास्ट में हैंडल करेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। अच्छा, एनपीओ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्या दिया होता है क्वेश्चन में, हमको क्या बनाना होता है। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा वो सब चीजें हम देखेंगे बाद में। व्हाट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, जब एनपीओ का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें दी होगी। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर दी है तो एवरी आइटम का वन इफेक्ट होगा। अगर लास्ट ईयर की बैलेंस शीट आपको पता है, अब फाइनल अकाउंट आपने सीख लिया, बैलेंस शीट कैसे दिखती है आपको पता है, तो अगर आपको बैलेंस शीट दिया है मगर वो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट का हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा, हर एक आइटम का एक इफेक्ट, ये ध्यान में रखना। ओके, और क्या क्वेश्चन में दिया होता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट मतलब आपने 11th में कैश एंड बैंक बैलेंस, मतलब कैश बुक देखा है, कैश बुक, कैश बुक ही है। रिसीट मतलब, रिसीट पेमेंट मतलब डेबिट साइड आपको रिसीट दिया रहेगा, क्रेडिट साइड आपको पेमेंट दिया रहेगा। जैसे आपने कैश बुक देखा है, कैश बुक 11th में पैसा आता तो डेबिट में लिखते थे, पैसा जाता तो क्रेडिट में लिखते थे, याद है? सेम वही है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक ही है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट होगा। अगर आपको एडजस्टमेंट दिया है, जैसे हमने फाइनल अकाउंट में सीखा है एडजस्टमेंट, यहां पर भी एडजस्टमेंट आएंगे। और फाइनल अकाउंट में आपने याद किया तो यहाँ पे बहुत सारे यूज होने वाले, आपको फिर से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ एडजस्टमेंट इसके होंगे जो एक्स्ट्रा आपको करने होंगे। तो हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या क्या दिया होता है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट। ठीक है, तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया है तो हर एक आइटम का एक इफेक्ट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, रिसीट एंड पेमेंट मतलब कैश बुक। ठीक है, उसका भी हर एक आइटम का एक इफेक्ट। एडजस्टमेंट दिया है तो हर एक आइटम का दो इफेक्ट, मतलब हर एक एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होगा। ठीक, आंसर में हमको क्या बनाना होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा, समझे? डेबिट साइड में खर्चे लिखते थे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सेम वैसे ही यहाँ पे डेबिट साइड में जितने भी ये खर्चे वो लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में उसके इनकम लिखे जाते हैं। ये नेट प्रॉफिट, आप नेट प्रॉफिट कैसे निकालते थे, तो नेट प्रॉफिट सरप्लस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, और नेट लॉस डेफिसिट में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है, जैसा आपने प्रॉफिट एंड लॉस सीखा सेम वही। ठीक है, आपको और क्या बनाना होता है, फाइनल अकाउंट में आपने बैलेंस शीट बनाया तो इधर भी बैलेंस शीट बनाना है। सीवाई मतलब करंट ईयर का बैलेंस शीट बनाना है, क्वेश्चन में लास्ट ईयर का बैलेंस शीट। कभी कभार क्या होता है मालूम है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट क्वेश्चन में नहीं दी होती, तो हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा आंसर में। कब बनाना पड़ेगा, जब आपको कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। कैपिटल होता है ना, कैपिटल, कैपिटल अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाकर वो कैपिटल निकालना पड़ेगा। फिर से मैं अपने वर्ड्स रिपीट करता हूं, क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई ही प्रॉब्लम ही नहीं है, आंसर में हमको बनाने की जरूरत नहीं। मगर आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी नहीं दिया है और कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया लास्ट ईयर से रिलेटेड, तो आपको आपको क्या बनाना आपको आपको आंसर में बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर की। यहां पे देखो ब्रैकेट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इफ इंफॉर्मेशन ऑफ कैपिटल फंड इज नॉट गिवन। अगर कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन भी नहीं दी हुई तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना पड़ेगा आंसर में। इजी, क्या बोला मैंने, समझ में आया? आते हैं, चलो।
नीचे आते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अगर आपको क्वेश्चन में देता है तो रिसीट एंड पेमेंट दिखता कैसे है, कुछ ऐसा दिखता है। देखो क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिख रहा है। क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया है। रिसीट साइड मतलब पैसे आए हैं, पेमेंट साइड मतलब पैसे गए हैं। रिसीट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या, भाई लास्ट ईयर जो मेरे पास कैश था ना, वो इस साल के शुरुआत में जो बैलेंस होता है उसको ही बोलते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब लास्ट ईयर का पैसा। जैसे लास्ट ईयर 31 मार्च था और फिर नेक्स्ट ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से। जो 31 मार्च को कैश बच गया है, क्या उसको फेंक देंगे क्या? नहीं ना, वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा इसका इफेक्ट। ये समझ में आएगा? ठीक है। अदर आइटम्स के इफेक्ट्स क्या क्या होंगे? या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। देखो रिसीट में पैसे आए हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया रहता है। क्वेश्चन में आपको रिसीट एंड पेमेंट दिया रहेगा। अगर आपको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है, इसका मतलब यह है कि लास्ट ईयर का जो पैसा था वो इस साल ओपनिंग बना है। अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ा आंसर के अंदर, तो इसका इफेक्ट कहां जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। ये कैश या तो बैंक होता है। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है? या तो कैश का बैलेंस या तो बैंक का बैलेंस। भाई कैश और बैंक क्या होते हैं? एसेट होते हैं। और एसेट होते हैं, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। और भी बहुत सारे आइटम्स यहां पे दिए होंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन का पैसा आया, इसका पैसा आया, उसका पैसा आया। या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। अब देखेंगे हम कि कौन सी चीज इनकम का पार्ट बनती, कौन सी लाइबिलिटी का पार्ट बनती, हम फॉर्मेट देखेंगे। ठीक। एक्सपेंडी पेमेंट साइड, भाई हम पेमेंट कर रहे हैं, या तो वो खर्चा होगा या तो आपने एसेट खरीदा होगा। तो जो पेमेंट साइड या तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा या तो वो एसेट साइड जाएगा। ठीक। साल के एंड में जो पैसे बच जाएंगे उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसका मतलब ये होता है कि साल के एंड में कैश इतना बच गया, कैश या तो बैंक बैलेंस इतना बचा है, जो बचा है उसका इफेक्ट कहां जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो अभी मैंने क्या करवाया? पॉइंट नंबर 9 करवाया। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? क्वेश्चन में लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दी होती, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है और एडजस्टमेंट दिया होता है। ठीक है। आंसर में हमको क्या बनाना होता है, जल्दी बताएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, करंट ईयर की बैलेंस शीट, और कभी कभार हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। कैपिटल फंड की इंफॉर्मेशन मिसिंग है, क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कैपिटल फंड। कैपिटल फंड मतलब जैसे कैपिटल होता था ना, सेम वैसे ही अगर कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है तो आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। फिर हमने क्या देखा, अगर आपको क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिया है, रिसीट एंड पेमेंट दिया है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्या? ये लास्ट ईयर का जो पैसा था ना वो इस साल का ओपनिंग बना है। तो भाई अगर अब हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाना है तो इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। यहाँ पे बहुत सारे अदर आइटम्स भी होते हैं, या तो वो इनकम का पार्ट बनेगी या तो वो लाइबिलिटी का पार्ट बनेगी। ठीक है, कौन सी इनकम कौन सी लाइबिलिटी हम फॉर्मेट देखेंगे, डोंट वरी। पेमेंट साइड, पेमेंट आप काहे के लिए कर सकते हैं? या तो खर्चे के लिए कर सकते हैं या तो एसेट आपने खरीदा होगा, तो या तो वो एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा या तो वो एसेट साइड जाएगा। बाय बैलेंस कैरी डाउन मतलब क्या? भाई साल के एंड में इतना पैसा बचा है हमारे पास, इसका मतलब होता है पैसा बचा है या तो कैश में या हार्ड कैश में या तो बैंक में, तो वो एसेट होता है। क्या होता है? एसेट। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड। इतनी बात समझ में आई क्या? समझा? ठीक। तो पॉइंट नंबर 9 और 10 हमने डिस्कस कर लिया। चलो वन बाय वन आते हैं एडजस्टमेंट के थ्रू। क्वेश्चन में और क्या दिए होते हैं? एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? एडजस्टमेंट। चलो एडजस्टमेंट देख लेते हैं हम। आपने फाइनल अकाउंट में भी सीखा है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में वैल्यू कम हो जाना। ठीक है, तो एक इफेक्ट तो भाई उस एसेट का वैल्यू कम करेंगे। पहला इफेक्ट डेप्रीसिएशन, लेस फ्रॉम एसेट, एसेट के वैल्यू में से कम कर दो। सेकंड इफेक्ट, फाइनल अकाउंट में पीएनएल के डेबिट में डालते थे, यहां पे पीएनएल बनता ही नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर बनता है, तो हम एक्सपेंडिचर के साइड में लिखेंगे। खर्चा है हमारे लिए, खर्चा है ना, तो एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। याद रहेगा, फाइनल अकाउंट से लिंक हो रहा है, इसलिए फाइनल अकाउंट इंपॉर्टेंट है। चलो
जैसे हमने फाइनल अकाउंट में सीखा क्लोजिंग स्टॉक, क्या सीखा? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या होते थे फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। यहाँ पर भी देखो बैलेंस शीट के एसेट में एक इफेक्ट जा रहा है, जा रहा है ना, मगर सेकंड इफेक्ट देखो, एक इफेक्ट कहाँ जा रहा है? एक्सपेंडिचर साइड। एक कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होगा उसमें जाएगा। कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ड्रग्स, जैसे एनपीओ ना, एनपीओ डॉक्टर्स लोग भी बनाते हैं। एनपीओ की अकाउंटिंग किसके थ्रू होती है? सॉरी, डॉक्टर्स की अकाउंटिंग एनपीओ के थ्रू ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये डॉक्टर्स लोग भी, ड्रग्स मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब दवाई। तो भाई कभी कभार चैरिटेबल ट्रस्ट भी होते हैं, हॉस्पिटल्स रन करते हैं लोग, तो वहाँ पे फ्री में माल दवाइयाँ बांटते हैं लोग। माल मतलब दवाइयाँ, ड्रग्स मतलब वो माल नहीं, ड्रग्स मतलब वाला माल नहीं, ड्रग्स मतलब यहाँ पे दवाई। तो दवाई कितनी खर्च हुई वो कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ड्रग्स कंज्यूम का एक फॉर्मूला बनाया रहेगा नोट्स में, इधर देखो। सबसे पहले ये समझ लो ये है क्या। कभी कभार आपको क्वेश्चन में आता है रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, या तो कभी कभार ड्रग्स, स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टेशनरी, कंज्यूम्ड। इसको कैसे पढ़ेंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम, कभी कभार होता है ड्रग्स कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, या तो स्टेशनरी कंज्यूम, ऐसा आता है क्वेश्चन। तो कंज्यूम्ड कैसे निकालते? कंज्यूम मतलब खर्च किया। तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ मालूम है? फॉर एग्जाम्पल मेरे जेब में ऑलरेडी 10 रुपीज है, कितना है? आपने मुझे 8 रुपये और दिए, तो मेरे पास टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। थोड़ी देर बाद आप आते हैं और मुझसे पूछते हैं सर आपके जेब में कितना पैसा पड़ा है? मैं बोल रहा हूँ 3 रुपये ही पड़े। तो मैंने खर्च कितना किया होगा? 15 रुपये। क्या बोला? सुनो सुनो सुनो, मेरे जेब में 10 रुपये ऑलरेडी है। ऑलरेडी है मतलब पहले से, दैट मीन्स ओपनिंग। ओपनिंग मतलब पहले से। 8 रुपये आपने दिया, तो टोटल मेरे जेब में कितने हो गए? 18 रुपये, 18। थोड़ी देर बाद आप आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आपके पास कितने पैसे हैं, तो मैं बोलता हूं 3 रुपये बचे हुए हैं। कितने बचे हुए? ये 3 रुपया क्या है? क्लोजिंग। तो मैंने खर्च कितना किया होगा? 15 रुपये। आपने क्या किया माइंड में, क्या किया? वो 10 रुपीज में 8 रुपीज ऐड किया तो टोटल 18 हो गया। फिर उसमें से माइनस कर दिया, कितना बचा है आपके पास? तो 18 में से 3 माइनस कर दिया तो कितना आया? 15। ये 15 क्या है? खर्च किया कितना। सेम वैसे ही रॉ मटेरियल, ड्रग्स, ये सब कंज्यूम्ड निकालना पड़ता है। तो चलो कैसे? ओपनिंग मतलब ऑलरेडी है आपके पास। मेरे एग्जाम्पल में 10 रुपीज था मेरे पास, तो भाई स्टॉक अगर आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 10 रुपये का अगर स्टॉक पड़ा हुआ है तो 10 रुपये आप लिखेंगे। आपने इस साल और कुछ खरीदा क्या? जैसे आपने मुझे 8 रुपये और दिया ना, इन शॉर्ट मैंने 8 रुपये और खरीदा फॉर एग्जाम्पल। तो 10 रुपये और 8 रुपये कितने हो गए? 18 रुपये। इस 18 में से माइनस करूंगा क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब कितना बचा है मेरे जेब में? तो 3 रुपये। तो 18 में से 3 माइनस करूंगा तो फाइनल यहाँ पे जो मिलेगा 15 रुपये। ये 15 रुपये मैंने क्या किया? खर्च किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपने तो ये ऐसे ही निकाला। अब ये देखो, मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट का ड्रग्स कंज्यूम निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? ड्रग्स कंज्यूम मतलब दवाइयाँ कितनी खर्च हो गई। मेरे पास ऑलरेडी दवाइयाँ थी 20,000 रुपए की, ठीक है। इस साल मैंने दवाइयाँ 30,000 रुपए की और खरीदी। 31 मार्च को मेरे गोडाउन में 5,000 रुपए की दवाइयाँ पड़ी हुई है। तो मैंने कितनी दवाइयाँ खर्च कर दी होगी? तो भाई 20 + 30 50 होगा। इस 50 में से 5 माइनस कर देंगे तो 45,000 आ जाएगा। ये कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपको कहाँ लिखना होता है? एक्सपेंडिचर साइड। कहाँ लिखना होता है ये? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, सेम वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर होता है, क्रेडिट साइड में इनकम होता है। खर्चे लेफ्ट साइड लिखे जाते हैं, इनकम राइट हैंड साइड पे लिखी जाती है। तो ये कंज्यूम्ड का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर साइड आपको बनाना पड़ता है।
बात समझे क्या? चलो अब आते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट में, सेकेंड एडजस्टमेंट पे। तो याद रहेगा कंज्यूम्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको जो फाइनली अमाउंट मिलेगा वो कंज्यूम्ड का मिलेगा। अब वो कंज्यूम कुछ भी हो सकता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ड्रग्स कंज्यूम, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, स्टेशनरी कंज्यूम, कुछ भी आ सकता है। चलो डेप्रीसिएशन ऑलरेडी आपको आता है भाई। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम एसेट, दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स, भाई क्लोजिंग स्टॉक हम फाइनल अकाउंट में भी सीखे, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर भी आएगा। अब क्लोजिंग स्टॉक किस किस का आ सकता है, या तो ड्रग्स का आएगा, रॉ मटेरियल का आएगा, या स्पोर्ट्स मटेरियल एटसेट्रा, कुछ भी आ सकता है। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट होता है, तो एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा फाइनल अकाउंट जैसे ही। मगर सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में कंज्यूम्ड का फॉर्मूला आपने सीखा ना, उसमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया था आपने फॉर्मूले में, वहां पर इसका इफेक्ट जाएगा। जो आप कंज्यूम्ड का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर में लिखोगे ना, वहां पे एक इफेक्ट जाएगा इसका। तो इन शॉर्ट एक्सपेंडिचर साइड एक इफेक्ट जाएगा, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट। ठीक। थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस, एडमिशन फीस। कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रांस फीस और एडमिशन फीस। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, जो भी आपको एंट्रांस फीस मिला है या एडमिशन फीस मिला है, उसमें से आप माइनस करो और कैपिटल फंड में ऐड कर दो। तो दो इफेक्ट क्या है भाई, जो भी एंट्रांस फीस है उसमें से माइनस करो। कैपिटलाइज मतलब भाई उसमें से निकालना है और कैपिटल फंड में ऐड कर देना। पहले हम निकालेंगे, एक इफेक्ट निकालने का होगा, एक इफेक्ट ऐड करने का होगा। तो लेस फ्रॉम बोला एंट्रांस फीस क्या करो, कैपिटलाइज करो, तो एंट्रांस फीस में से निकालेंगे और कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो एक इफेक्ट क्या होगा, लेस फ्रॉम एंट्रांस फीस, और दूसरा इफेक्ट ऐड टू कैपिटल फंड। जब भी आपको क्वेश्चन में आएगा कैपिटलाइज करो, इन शॉर्ट कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, पहले निकालेंगे फिर ऐड करेंगे। और डिटेल में हम सीखेंगे, डोंट वरी, एक बार ऐसे ही जाने दो। फॉर्मेट डिस्कस कर दूं क्या, बाद में एडजस्टमेंट करता हूँ, ज़्यादा क्लियर होगा। अभी तो तुम लोग ऐसा लगेगा कि सब बाउंसर है। एक काम करता हूँ, फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ, उसके बाद आते हैं एडजस्टमेंट पे। कि पूरा खत्म करो ये। चलो ये एडजस्टमेंट ऑलरेडी आपने किया हुआ है। ये एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर का है, लास्ट ईयर का भी मत देखो। करंट ईयर का ऑलरेडी आपने सीखा हुआ है, किधर, फाइनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस पे करना बाकी है। तो इसके दो इफेक्ट क्या थे, एड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी। इधर देखो, एड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। मगर ये करंट ईयर का करंट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। अगर आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, वही लास्ट ईयर का खर्चा पे करना बाकी है, ऐसा दिया हुआ। तो जो ऐड हो रहा है वो लेस हो जाएगा, और ये सेम होगा, मगर यहाँ पे करंट ईयर की जगह लास्ट ईयर बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड जाएगा। अगर आपने ये याद किया तो ये इजीली याद हो जाएगा। ऐड हो रहा है तो लेस हो जाएगा, लेस है तो ऐड हो जाएगा। नहीं समझा? ये चारों एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा खर्चा जो पे करना बाकी है। इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, खर्चे में ऐड करना है, ऐड टू एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। कौन सी बैलेंस शीट, करंट ईयर की बैलेंस शीट, क्योंकि करंट ईयर का एडजस्टमेंट है। अगर सेम एडजस्टमेंट लास्ट ईयर का होगा तो भाई ऐड कर देते तो लेस हो जाएगा। करंट ईयर की बैलेंस शीट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब सेकंड इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक है, सेम वे में आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम मिलना बाकी है तो आउटस्टैंडिंग वर्ड है तो ऐड टू इनकम, दूसरा करंट ईयर के बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। सेम अगर लास्ट ईयर का है, ऐड हो रहा है तो लेस हो जाएगा, लेस फ्रॉम इनकम। करंट ईयर का है तो लास्ट ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे करंट ईयर का है तो करंट ईयर में जाएगा, अगर वो लास्ट ईयर का है तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। ठीक है, प्रीपेड, प्री जब दिखता है तो हमको लेस करना होता है, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कौन से बैलेंस शीट, करंट ईयर, क्यों, क्योंकि ये करंट ईयर का है। अच्छा, प्रीपेड अगर लास्ट ईयर का होगा तो ये लेस है तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड।
और करंट ईयर बैलेंस शीट है तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट आएगा। तो सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? लास्ट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक। प्री रिसीव्ड इनकम, जिसको बोलते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री वर्ड दिखा तो भाई लेस होता है, लेस फ्रॉम इनकम। दूसरा, करंट ईयर के बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। अगर सेम चीज अगर लास्ट ईयर का है तो लेस हो रहा है तो ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का है तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। ये चारों को कंपैरिजन के थ्रू हम याद कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अभी मैं और एडजस्टमेंट नहीं करवाता हूँ, पहले हम टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, एक एक चीज हम क्लियर करते हैं, वरना कैसा है ना, आपको भारी पड़ जाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं क्या हो रहा है। हम्म, वही रिमोट है। टेक्स्ट बुक में देखो कहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। पेज नंबर, चलो स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन में मैंने बताया, पॉइंट नंबर 9 देखना जो हमने नोट्स में किया है। क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया होता है? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिया होता है, और क्या दिया होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या दिया होता है? रिसीट एंड पेमेंट। और क्या दिया होता है क्वेश्चन में? एडजस्टमेंट। अब क्वेश्चन में रिसीट एंड पेमेंट दिया होता है तो उसको एक बार देख लेते हैं भाई कैसे होता है। देखो, रिसीट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब इतना पैसा मेरे पास पड़ा है, जो लास्ट ईयर का था वो कैरी फॉरवर्ड किया, जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो इस साल का ओपनिंग बना। तो भाई लास्ट ईयर के क्लोजिंग में इतना पैसा पड़ा था, जब हमारा ईयर खत्म हुआ 31 मार्च को, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ होगा, भाई 1 अप्रैल को मेरे पास इतना पैसा पड़ा था। ठीक है, अगर हमको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनाने बोलेगा तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या क्या है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हार्ड कैश और बैंक में जो पैसे पड़े हैं वो। इसका इफेक्ट क्या होगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर बनाना है तो इसका इफेक्ट लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। कहां जाएगा? एसेट साइड। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सब्सक्रिप्शन। अब आप बोलेंगे सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन ट्रस्ट वालों के लिए एक रेवेन्यू इनकम होता है, इनकम होता है, इनकम। क्या होता है? इनकम।
रेवेन्यू इन नेचर होता है। रेवेन्यू इन नेचर मतलब वो लगातार पैसे आते रहते हैं हर महीने या फिर ऐसा कुछ रहता है उन लोगों का। ट्रस्ट वालों के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम होता है। ठीक है, तो भाई सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का भी है, करंट ईयर का भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है। इसको हम हैंडल करेंगे अलग से। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जाम्पल में, सब्सक्रिप्शन। बच्चे डरते हैं सब्सक्रिप्शन से, तो सब्सक्रिप्शन को हम अलग से हैंडल करने वाले हैं। ठीक, फिर आपको दिखेगा एंट्रांस फीस, एडमिशन फीस, ये सब इनकम होता है। फिर लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस से रिलेटेड मैंने एक नोट्स में बताया है, नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा। 2-3 सेशन में तो सिर्फ कॉन्सेप्ट चलेंगे अभी। फिर लिगेसीज क्या होता है, ये भी हम नोट्स में मैंने करवाया हूँ। लिगेसीज होता क्या है वो हम देखेंगे नोट्स के थ्रू। फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है, गवर्नमेंट हेल्प करती है आपको, तो पैसे आए हैं, वो सारी चीज़ें। डोनेशन, जनरल डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, नोट्स में है। ये सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, नोट से डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। डोनेशन जनरल है तो क्या करना पड़ेगा, जनरल है तो भाई इनकम साइड लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिक डोनेशन है तो लाइबिलिटी साइड जाएगा, ऐसा हम सीखने वाले हैं। डोनेशन फॉर स्पेसिफिक फंड, भाई किसी ने डोनेशन दिया, हम ट्रस्ट है, किसी पर्सन ने हमको डोनेशन दिया किसी खास काम के लिए। किसी ने पैसे दिए और बोले नहीं कि भाई ये डोनेशन पे पैसे दे रहा हूँ, उससे ये काम करना वो काम करना, जनरल दे दिया तो वो तो सीधा इनकम साइड लेके जाएंगे। किसी ने 1 करोड़ रुपए ट्रस्ट को दिया और बोलता है कि भाई ये बच्चों के स्कूल के लिए खर्च होना चाहिए, स्पेसिफिक काम के लिए खर्च होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक डोनेशन है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड। तो वैसा होता है, एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लो, हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में एक एक चीज। फिर है बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड, टूर्नामेंट फंड, ऐसे कोई भी फंड दिखे तो आपको क्या कर देना है, इसको लाइबिलिटी साइड लिख देना है। क्लब होता है ना, क्लब, अच्छा क्लब की अकाउंटिंग भी एनपीओ के थ्रू ही होती। क्रिकेट क्लब, टूर्नामेंट, फिर टेनिस क्लब, जितने भी क्लब्स होते हैं ना, उसका भी अकाउंटिंग किसके थ्रू होता है, एनपीओ के थ्रू। तो यहाँ पे कभी आपको दिखेगा टूर्नामेंट, टूर्नामेंट फंड, तो भाई ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, स्पेसिफिक फंड है। फिर डिविडेंड रिसीव्ड, ये इनकम जाएगा। देखो रिसीट साइड दो ही जगह जा सकता है, मैंने आपको बताया रिसीट साइड दो जगह ही जा सकता है, या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। तो अभी तक मैंने क्या क्या बोला देखो, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा ना, ब्रॉड डाउन, तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। फिर अदर आइटम्स जो होते हैं, या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा, और कहीं नहीं जाने वाला, ये बात समझ लो, ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अब धीरे धीरे हम एक एक चीज़ देखेंगे, कौन सी इनकम में जाती है कौन सी लाइबिलिटी में जाती है। ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, सब एक साथ सीखने जाएंगे तो ये टॉपिक डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक बार ऐसी गो थ्रू करो क्या है। लाइफ मेंबरशिप फीस, आपने कभी ऐसा सुना है लाइफ मेंबरशिप फीस? जैसे ये क्लब है, कंट्री क्लब, इसमें अगर आपको मेंबर बनना है तो इन लोग का एक रहता है लाइफ मेंबरशिप फीस, एक साथ पूरे लाइफ का पेमेंट कर दो, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेंगी आपको और पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार पूरा पेमेंट कर डालो, लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं नोट्स में मैंने स्पेसिफिक लिखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस आएगी तो क्या करने का, फिर वो नोट्स डिस्कस करूंगा तो डबल डबल हो जाएगा। सिर्फ ऐसा समझो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है भाई, लाइफ टाइम पूरा एक साथ वो उस मेंबर ने इस क्लब को, जैसे कंट्री क्लब हूं मैं, सामने कोई मेंबर है उसने पूरे लाइफ टाइम का एक साथ मेंबरशिप फीस पे कर दिया। वही तो प्रॉब्लम है, कोई यहाँ पे कोई पर्सन नहीं चला रहा, उसको ट्रस्टीज लोग चला रहे हैं, समझे, चांसेस कम है बंद होने के, बंद हो गए तो डूब जाएंगे और क्या। चलो, फिर है लिगेसीज, ये हम दिखेंगे ये क्या होता है मालूम है। कभी कभार आपने मूवीज में देखा है कि बच्चे लोग जो होते हैं ना नाकारा निकलते हैं, नाकारा में समझते हैं, मतलब अच्छे बच्चे नहीं है उनके, सब नशेड़ी या फिर ऐसे। तो बाप क्या करता है मालूम है, अपनी पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम करके चला जाता है, सुना है। तो लिगेसीज वही है, मैं ट्रस्ट हूँ, ट्रस्ट, कोई बुढ़ा मरता है मतलब, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज ट्रस्ट के नाम करके जाता है,
तो ट्रस्ट को तो मिली ना। वो मरते मरते स्पेसिफिक काम के लिए बोल के गया कि भाई ये प्रॉपर्टी बच्चों के स्कूल के लिए होना चाहिए, तो ये स्पेसिफिक हो गया। कभी कभार मर तो गया मगर ट्रस्ट के नाम कर गया, बताया नहीं कि इसका करना क्या है। इतना सारा पैसा देके गया, करना क्या है इस पैसे का, बताया नहीं, तो वो जनरल हो गया। ठीक है, उसमें मैं दिखाऊं, बताया है मैंने, नोट्स में सब लिखा है। तो लीगेसीज का मतलब समझा। एक विल होती है, जो कोई मरता है तो वो ट्रस्ट के नाम करके जाता है, या तो प्रॉपर्टी या तो कैश या तो कोई भी एसेट्स ट्रस्ट के नाम करके जाता है। तो इसका करना क्या है हम नोट्स में देखेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट कभी कभार है ना हेल्प करती है कैश के थ्रू। ठीक है, तो हमको तो पैसे मिले ना। जैसे मैं कोई क्लब हूँ, क्लब, हमारे पास जितने भी प्लेयर्स हैं उनके पास पहनने के कपड़े नहीं है, शूज नहीं अच्छे, तो ये जो है ना गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे क्लब्स को हेल्प करती है पैसे के थ्रू। तो क्लब के पास पैसे आए कि नहीं, कभी कभार ट्रस्ट वालों को भी देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, कोई अच्छे ट्रस्ट होती है ना उनको पैसे दे देती है, बोलती है गरीबों में बांटो, गरीबों की सेवाएं करो। गवर्नमेंट के पास इतना काम पैसा वो नहीं है, टाइम नहीं है, तो ये ट्रस्ट वालों को पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई आप नेक कामों में लगाओ, अच्छे सेवाएं करें लोगों की। तो भाई एज अ ट्रस्ट मुझे पैसे तो मिले ना, गवर्नमेंट ग्रांट्स। ठीक है, तो रिसीट साइड आया, करना क्या हम देखेंगे। ट्रस्ट वाले भाई, ट्रस्ट वाले पैसे कमाने की नीयत से है ही नहीं, सेवा करने के लिए। देखो, जब आप सीए करेंगे ना, मैं ये सारी चीजें रिकॉर्डेड नहीं बोल सकता हूँ। कहाँ गया? ठीक है, डोनेशन है जनरल, जनरल डोनेशन मिला है आपको। क्या मिला है? जनरल डोनेशन। भाई सामने वाले ने डोनेशन तो दिया मुझे, मगर आम खर्चे के लिए, बताया नहीं कि भाई ये काम के लिए पैसे खर्च करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भाई उसको हमको क्या करना पड़ेगा, इनकम साइड लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन आया, जैसे स्पेसिफिक फंड दिख रहा है, बिल्डिंग फंड दिख रहा है, प्राइज फंड दिख रहा है, टूर्नामेंट फंड दिख रहा है, तो ये डोनेशन तो मिला है, ये खास काम के लिए आपको पैसे सामने वाले ने दिया है, बोला कि भाई ये फंड में डालना, बिल्डिंग के लिए डालना, प्राइस के लिए ये यूज़ करना पैसा, टूर्नामेंट के लिए यूज़ करना है पैसा। तो भाई ये स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, इसको आपको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड एक इनकम होता है, तो इनकम साइड जाएगा, या तो वो इनकम में जाने वाला है या तो वो लाइबिलिटी में जाने वाला है। ठीक है, ये जो रिसीट साइड है या तो वो इनकम में जाएगा या तो वो लाइबिलिटी साइड में जाएगा। फिर है हायर रेंट और ऑफ हॉल रिसीव्ड। ये क्या है? कभी आपने देखा है मंदिरों में स्पेस खाली रहती है, मस्जिदों में स्पेस खाली होती है, तो ये लोग क्या करते हैं मालूम है, शादी के लिए दे देते अपनी जगह। देखा है कभी? मंदिर के पास अच्छी खासी जगह होती है सामने, और लोग क्या करते हैं, मंडप डाल देते हैं, किसी की शादी करवाते हैं। और ठीक है, कॉलेज वो ट्रस्ट वैसा नहीं है। जैसे आपने जोगेश्वरी में अल्लाह मस्जिद देखा है, अल्लाह मस्जिद के जस्ट बाजू में ना एक स्पेस है, वो लोग शादी के लिए भाड़े पे देते हैं। सेम वैसे ही मंदिरों में भी होती है। ये लोग क्या करते हैं, एक जगह होती है जहाँ पे शादी वगैरह के लिए लोग इंतज़ाम करते हैं और वो जगह भाड़े पे दे देते हैं। किसी की शादी करवाना है, भाई वो स्पेस अवेलेबल है, इतना भाड़ा होगा, तो वो मंदिर या मस्जिद जो भी है उनके लिए तो इनकम है। और मंदिर मस्जिद ये होता है क्या, ट्रस्ट के थ्रू होता है, ट्रस्ट के फॉर्म में होता है, ट्रस्ट।
इनका मकसद पैसे कमाना नहीं होता है, मगर ये आ गया तो क्या, इनकम साइड। कहाँ जाएगा, इनकम साइड। भाई ये जो पैसे आएंगे फिर वो नेक कामों के लिए खर्च हो गए। अब आपको मालूम है नेक काम क्या होता है। सन्ड्री इनकम, नहीं नहीं, जितना हो रहा है होने देते। आपने लिख लिया है ना सब, कल लिख कर आओ प्लीज, आज मैं बंद कर रहा हूँ, जाने दो।